मैं हूँ जितेंद्र। सुरंग बनाकर जेल से भागने का प्लान तो अच्छा था, मगर दूसरे साथी को डाउट है कि हम ऐसा कर पाएंगे। सुझाव दिया कोई आसान तरीका सोचना चाहिए। वह रास्ता दिखा भी। कोशिश शुरू हुई तो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां से भागना असंभव है। अंत में सुरंग बनाने का आइडिया सामने लाया गया, जिसमें शामिल हुए एक दो नहीं बल्कि 100 से अधिक कैदी। यह था वर्जीनिया का लिबी प्रिजन। Libby Prison in Richmond, Virginia. Libby Prison, about 1,200 U.S. The Libby Prison. Libby Prison escape, 1864. He escaped from Libby Prison. Libby Prison began its life as a dusty old... The Great Libby Prison Tunnel Escape. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1863 से। यह है देश अमेरिका। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में है लिबी जेल। इस समय अमेरिका में चल रहा था गृह युद्ध, मतलब देश के अंदर ही दो ग्रुप, उत्तरी राज्य जिसे यूनियन कहते हैं तथा दक्षिणी राज्य जिसे कॉन्फ्लिक्ट आपस में लड़ रहे थे। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आएंगे। लगभग 60,200 लोग गृह युद्ध में लड़ते हुए अपनी जान गंवा दिए, लेकिन जो लोग दुश्मन के हाथों पड़ जाते हैं अक्सर उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। 1000 से अधिक यूनियन युद्ध बंदियों को इस रिचर्ड शहर की कुख्यात लिबी जेल में लाया गया। यहाँ अंधेरा नम हड्डियों तक को कपा देने वाला ठंड है। खिड़कियाँ मौसम के हवाले खुली हैं। साफ सफाई का कोई नामो निशान नहीं। चूहों का आतंक है और खाने के नाम पर भुखमरी। यहाँ ऑन एवरेज 5 लोग हर दिन मरते थे। अगर आप कैलकुलेशन करें तो कम से कम 1000 कैदी यहाँ मारे गए। प्रिजन जमीन की ओर से 3 मंजिल थी और पानी की ओर से 4 मंजिला ऊंची। यह एक पहाड़ी के नीचे जेम्स नदी के नहर तक ढलान पर थी। पहली मंजिल में वार्डन, गार्ड, किचन और हॉस्पिटल के वर्क प्लेस थे। नदी की ओर निचली मंजिल पर तहखाना है जिसे काल कोठरी कहा जाता है। गोदाम के चारों ओर का क्षेत्र भी साफ कर दिया गया था ताकि अगर कोई वेयर हाउस से बाहर भागने की कोशिश करे तो बहुत खुले में दिखाई दे। उन्होंने गोदाम के निचले हिस्से को भी एकदम चमकीले सफेद रंग से रंग दिया था ताकि रात में अगर कोई कैदी वहां से चले वह सफेद रंग के बैकग्राउंड पर साफ दिखाई दे। किसी भी समय 24 घंटे कई गार्ड गनर मस्केट के साथ जेल के पेरीमीटर की निगरानी करते थे। खिड़की के बाहर कोई गार्ड किसी कैदी को देखता तो गोली चला देता। केवल दूसरे और तीसरे फ्लोर पर ही कैदियों को रखा गया और खिड़की पर लोहे की सलाखें लगा दी गई। भागना बहुत मुश्किल था। जेल की जियोग्राफिकल लोकेशन में भी भागना मुश्किल बना दिया। एक तरफ है रिचमंड शहर, यानी आप दुश्मन के इलाके में है, दुश्मन की राजधानी में गार्डों और सैनिकों से भरा हुआ। दूसरी ओर जेम्स नदी से नहर तक भले ही आप तैर सकते हो। कैदियों के लिए समस्या ये भी थी कि वे इतने कमजोर और भूखे थे, उन्हें नहीं लगता कि नदी पार कर पाएंगे। 1 अक्टूबर को एक नया कैदी जेल में आता है जो पहले दिन से ही भागने का इरादा रखता था। यह था कर्नल थॉमस रोज नाम का बंदा। वे बहुत शांत सौम्य स्वभाव के स्कूल टीचर और प्रिंसिपल थे, लेकिन शारीरिक रूप से बड़े ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। एक साधारण सिपाही के रूप में युद्ध में शामिल हुए थे। बहुत ही कम समय में सिपाही से सीधा कर्नल के पद तक पहुंच गए। उन्हें लड़ाई में बंदी बनाया गया जो युद्ध की दूसरी सबसे खूनी लड़ाई थी। रोज को तीसरी मंजिल के सेंट्रल रूम में रखा गया। उस रात एक जबरदस्त तूफान आया। हथियारों से लैस गार्ड को निगरानी वाले स्थान से हटना पड़ा। इसी मौके पर देखते हैं कि बिल्डिंग के साथ एक मचान स्कैफ फोल्डिंग लगा हुआ है। अचानक तूफान आ जाने से मचान ऐसे ही लगा रहा। अगर वे लोहे की सलाख तोड़ पाते तो मचान पर कूदकर नीचे उतर सकते थे और तूफानी रात में जेल से बाहर निकल सकते हैं। ये सब सोचते हुए अचानक बगल में नजर आता है एक बंदा। ये था मेजर एजे हैमिल्टन नाम का कैदी। जब वे पहली बार मिले थे दोनों ही भागने की योजना बना रहे थे। आखिरकार उन्होंने समझा कि मचान इमारत के बहुत दूर है। वे उस पर सुरक्षित रूप से कूद नहीं सकते, इसलिए यहाँ से भागने के बारे में सोचना ही बंद किया। भागने के रास्ते की तलाश में अगली रात जेल के पीछे एक सीवेज लाइन दिखती है जो नहर और नदी में जाती थी। उसे एहसास होता है कि अगर वह बेसमेंट और फिर सीवर में जा सके तो चाहे वह कितनी भी घिनौनी हो, कच्चे सीवेज में तैराक करके नदी में जाकर भाग सकता है। वे चुपके से पहले फ्लोर के किचन के नीचे उतरते हैं। सैनिक दीवार के दूसरी तरफ कुछ ही फीट दूर पर निगरानी पर है। लगभग पूरी तरह अंधेरे में तलाशते हुए बेसमेंट का एक अनलॉक एंट्रेंस गेट मिलता है। दरवाजा खोलने पर इतनी भयानक बदबू आती है कि वोमिटिंग हो गई। हजारों चूहे एक भयानक सीलन भरे तहखाने में थे जिसमें बस एक लेयर भूसे की थी। अब सीवर की खुदाई के लिए एक अच्छा जगह खोजने लगा। थोड़े समय बाद उन्हें ऐसा फील हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। मोमबत्ती बुझाकर खुद को छुपाने की कोशिश करने वाले थे। अचानक सामने जानी पहचानी शक्ल दिखती है। यह था उसका साथी कैदी। दोनों ने 2 रातों में एक जैसी योजना बनाई। हाथ मिलाकर तय करते हैं मिलकर भागने की कोशिश
कोशिश करेंगे। प्लान है तहखाने की दीवार के पार न्यू फाउंडेशन के कुछ फीट दूर सीवेज पाइप के रास्ते खुदाई करेंगे, फिर नदी के रास्ते आजादी की ओर जाएंगे। लेकिन इससे भी एक आसान तरीका था। सेलर के पास बड़े दरवाजे थे जो सड़क की ओर खुलते थे। कहना था वहां नीचे जा सकते हैं और पहरेदारों की निगरानी का समय देख सकते हैं और भाग सकते हैं मौका देखकर। पहुंचकर गार्ड के उसके पास से गुजरने का इंतजार किया। सिर बाहर निकालकर भागने की कोशिश शुरू की कि तभी उसे देख लिया गया। दोनों गार्ड के पहचानने से पहले ही ऊपर की ओर भाग गए। फैसला किए अब ऐसा दोबारा करने की कोशिश नहीं करेंगे। वही पुराना तरीका सीवेज से सुरंग बनाकर भागने का फैसला किए। अब तक पिछली रात की हलचल की खबर वार्डन तक पहुंच चुकी थी। दोनों एक बार फिर से उस रात तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे तो सामने देखते हैं कि इस बार दरवाजा बंद किया गया है, जिसे वास्तव में बंद किया था वार्डन ने। अब चूहे के तहखाने में जाने का कोई और तरीका ढूंढना था। उनके पास एक आइडिया है। रसोई में कुछ बड़े काले लोहे की कड़ाहें थी जिसमें खाने लायक न बची चीजों को उबालते थे। उसके पीछे एक चिमनी थी जिसका यूज नहीं होता। उसके अकॉर्डिंग चिमनी काली कोठरी के पास है जहां उन्हें जाना है। अगर चिमनी की ईंट को एक एक कर निकाल दे तो हर सुबह जब ऊपर लौटे तो ईंटों को फिर से एक एक कर लगा देंगे। सुरंग को केवल एक फिक्स चौड़ाई अक्षर जेड की तरह खोदना था जिससे नीचे की ओर मुड़कर सीधा काल कोठरी में जाएं। दूसरी समस्या को हल करने में लग गए। एक छोटा जैक चाकू चुरा लिए। हर रात उसके पास ज्यादा समय नहीं होता। उन्हें इंतजार करना पड़ता जब तक गार्ड आखिरी हाजिरी कर नहीं लेते और फिर कैदी सो नहीं जाते। ईंटों के बीच से धीरे धीरे गारा निकालने लगे। हर सुबह बाहर आकर ईंटें और गारा फिर से लगाते ताकि कोई देख न सके और रोज कड़ाहों को अपनी जगह पर रख देते। 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय तक ये लोग ईंटें निकालते, सुरंग को काल कोठरी की ओर खोदते, फिर ईंट वापस लगा देते। ऐसा तब तक किए जब तक सुरंग पूरी नहीं हो गई। जैसे किनारे तक पहुंचे अंधेरे में नीचे कूद गए। एहसास होता है कि सुरंग के बाहर जमीन तक की ऊंचाई इतना ज्यादा है कि वहां से सुरक्षित कूदना संभव नहीं, क्योंकि कूदने के बाद एक का घुटना इंजर हो गया था। जल्द ही रस्सी और डोरी चुराकर रस्सी की सीढ़ी बनाई। अब आसानी से नीचे जमीन पर उतरा जा सकता था। रोज नाम का कैदी सुरंग के अंदर जाता है, गलती से फंस जाता है अंदर। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हैमिल्टन अंदर जाकर उसे बाहर नहीं निकाल सकता था, चिल्ला भी नहीं सकता वरना पकड़ा जाएगा। अगर उसे सुरंग में मरने के लिए छोड़ देते हैं तो भागने की योजना जरूर पकड़ी जाएगी और जेल में हंगामा मच जाएगा। मदद के लिए अदर कैदियों को बुलाता है। कैदी उस पर भरोसा करते हैं। वे नीचे आते हैं, जल्दी से एक बड़ा छेद खोदते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह जान बचाई गई थी उसकी। लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या है। उन्होंने लोगों का विश्वास जीता था। उन्हें अब कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ मिलाना था। हफ्तों की मेहनत के बाद अपने काल कोठरी में पहुंच जाते हैं। अगली सुरंग शुरू करने के लिए काल कोठरी की दीवार तोड़नी थी। उन्हें एहसास हुआ कि काल कोठरी में एक पुरानी बड़ई कारपेंटर की दुकान थी और उन्होंने वहीं पर एक पुराना फावड़ा छोड़ दिया था। अब उसके पास खुदाई के लिए एक हथियार है। कुछ टूल्स तथा हथियार होने के बाद भी खुदाई बहुत स्लो हो रही थी। इसी दौरान पकड़े जाने का खतरा लगातार उनके सिर पर मंडरा रहा है। उन्हें इंतजार करना पड़ता है जब तक कि गार्ड रात की आखिरी निगरानी न कर ले। फिर सुबह की रोल कॉल से पहले ऊपर जाना होता था, यानी हर रात खुदाई के लिए उनके पास कुछ ही घंटे होते थे। 2 नए साथियों के होने के बावजूद दोनों तय करते हैं कि उनके पास और लोगों से मदद लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आखिरकार चुनते हैं 13 लोगों को। अब दोनों को मिलाकर कुल 15 लोग हो जाते हैं। नए कैदियों को शामिल करने से कुछ अहम जानकारी मिलती है। एक का एक जासूस से कांटेक्ट है। जेल के अंदर खुफिया जानकारी बहुत कीमती थी। जासूस थी एक महिला एलिजाबेथ नाम की लेडी। वह जेल में खाने की प्लेट लेकर पहुंचती थी। जब वह कैदियों को खाना खिलाती थी उसके डिश के नीचे छुपा हुआ एक खांचा होता था जिसमें नोट रखे होते थे। कैदियों को खुफिया जानकारी दी, यहाँ से भागना कैसे है, गार्ड कहाँ है और कहाँ नहीं। अब ये 3-5 लोगों की टीमों में काम करने का फैसला करते हैं। जितनी तेजी से सुरंग बन रही थी समस्या भी आ रही थी उतनी ही तेजी से। जितने गहरे सुरंग में जा रहे थे उतनी ही कम ऑक्सीजन मिल रही थी। लगभग 15 फीट अंदर तक पहुंच गए। वहां बिल्कुल भी हवा का फ्लो नहीं। पास में जो छोटी सी मोमबत्ती थी ऑक्सीजन की कमी से बुझ जाती थी। ऐसे में कैदी ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाते तो कोई अंदर कैसे जाएगा और कैदी के मरने से पहले उन्हें बाहर कैसे निकालेगा।
निकालेगा। सुरंग में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक चौड़ी भूसे की टोपी चुराते हैं। टोपी से सुरंग के अंदर हवा करते हैं ताकि अंदर कैदी बेहोश न हो। अब जो अगली समस्या का सामना कर रहे थे वह था खुली हुई मिट्टी का क्या करें। उन्होंने 5 लोगों के साथ व्यवस्था बनाई। एक खुदाई करता है, दूसरा सुरंग में हवा करता है, तीसरा मिट्टी छिपाता है, चौथा निगरानी करता है और 5वां जरूरत पर बाकी को आराम देने के लिए उनकी जगह लेता है। आखिरकार हफ्तों की मेहनत के बाद खुदाई पहुंचता है सीवर के पास। उसे तोड़ना शुरू किए। खुदाई करते करते वह अचानक फट गया। गैलन भर सीवेज का पानी उसे भिगो दिया। पूरा सिस्टम ढह जाता है। इतना ज्यादा पानी और सीवेज है कि सुरंग पूरी तरह से भर जाती है। कैदी का दम घुटने लगा। दूसरा कैदी पैरों से घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। वह लगभग मर ही गया था पर किस्मत ने बचा लिया। अगर तेजी से बह रहे सीवेज को बंद नहीं किया जाए तो गार्ड को लीकेज का पता चल जाएगा और भागने की योजना नाकाम हो जाएगी। इतनी भयानक बदबू आ रही थी गार्ड को आसानी से पता चलता। सुरंग को मिट्टी से भरने लगे ताकि सीवेज को रोका जा सके। किस्मत से सीवेज का रिसाव रुक जाता है। महीनों की खुदाई के बाद भी भागने की योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उन्हें पकड़ा नहीं गया लेकिन इसके बाद बहुत से लोग प्लान से खुद को अलग कर दिए। हैमिल्टन बहुत निराश था। कहना था भागने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, लेकिन रोज ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। तुरंत ही एक और सुरंग बनाने का प्लान बताने लगा। यहाँ पर पेरीमीटर के फेंस के दूसरी ओर एक छोटा सा शेड दिखता था, कुछ ओसार टाइप। अगर बाढ़ के पार एक सुरंग खोद सके तो वह न केवल बाढ़ का बल्कि शेड की छाया का भी इस्तेमाल कर खुद को उन सभी कैदियों को छुपाने के लिए कर सकता है जो बाहर निकलने वाले हैं। ये कम से कम 50 फीट लंबी, पिछली सुरंग से 3 गुना से अधिक लंबी होगी। समय बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे जैसे दक्षिण में युद्ध बढ़ा, भोजन की कमी होने लगी। जाहिर है युद्धबंदी कैदियों को भोजन सबसे पहले नहीं मिलेगा। कैदियों के पास एक आखिरी मौका था, या तो जिंदा निकलो या भूखे मर जाओ। दोनों जानते हुए भी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, एक बार फिर से पुराने साथियों से मदद की बात करते हैं। धीरे धीरे लगभग 12 लोगों का एक जेल पार्टी बनती है। ऐसा भी नहीं होता कि किसी भी समय 12 लोग एक साथ अपने सेल से गायब हों, वरना गार्ड को पता चल जाएगा। अभी सिर्फ 4 लोग चुपके से तहखाने में खुदाई कर रहे थे। पहरेदार गिनती करते तो कैदी टोपी उतारकर बगल में पकड़ लेते या झुककर दौड़ते या फिर खड़े हो जाते। बहुत कम ही ऐसा होता कि गिनती सही निकले। अगले कई हफ्तों तक खुदाई बिना किसी रुकावट के चलती रही। सुरंग लगभग 90% पूरी हो चुकी थी। ये वह समय था जब उन्हें लगा कि हम अपने मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। अचानक पूरा प्लान उनकी आंखों के सामने बिखरता हुआ दिखा। दरअसल वह फेंस के गलत तरफ निकल गया था। वहीं पर एक गार्ड था। अचानक नजर छोटे से सुराख पर पड़ी। दूसरे गार्ड को चिल्लाया, इधर आओ, यहाँ कुछ है। सुरंग के अंदर कैदी हिल या मुड़ नहीं सकता। दूसरा गार्ड बंदूक से सुराख को देखने की कोशिश करने लगा। बंदूक की नुकीली मेटल बिल्कुल उसकी आंखों के बगल से गई। जरा सा भी हलचल हुई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। पर अचानक गार्ड कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, ये जरूर उन चूहों का काम होगा जो हमेशा अंदर बाहर सुरंग बनाते थे। गार्ड के जाते ही उस जगह को पहचानने के लिए सुरंग के बाहर जूते छोड़ देते हैं ताकि अंदर से देख पाए अभी कितना और सुरंग बाहर की ओर ले जाना है। अगले दिन खिड़की से झांककर जूते को देखते हैं। पता चलता है अभी 12 फीट खुदाई करनी बाकी है। वे सुरंग को फेंस के दूसरी ओर ले जाते हैं जहां वे जेल के पहरेदारों की नजर से ओझल हो सकें। बाढ़ को पार कर लिए, अब ऊपर की ओर खुदाई करना शुरू किए। फाइनली वक्त आ चुका था 8 फरवरी। सुरंग पूरी होने के बाद जेल के बाढ़ के पार बने शेड से बाहर आते हैं। पहली बार आजादी की हवा में सांस लिए। चाहते तो भाग सकते थे लेकिन सुरंग के रास्ते वापस तहखाने में आते हैं और सबको बताते हैं कि आज रात हम नहीं निकलेंगे, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। यहाँ से सीधा पास के शहर विलियम्सबर्ग जाने का है। ऐसा नहीं है कि वहाँ तक का रास्ता सीधा है, थे कुछ ही रास्ते। उस महिला से मिले जानकारी के अकॉर्डिंग एक नक्शा बनाया। अब उन्हें पता था कि कहाँ जाना है। 2-2, 3-3 के समूह में कैदी उस सुरंग से रेंगते हुए निकले जिसे वे पिछले 53 दिनों से खोद रहे थे। जल्द ही सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकलते हैं। जल्द ही यह क्लियर हो गया कि रोज का चोटिल पैर चलने की स्पीड को कम कर रहा है। यहाँ दूसरा साथी उसकी मदद किया लेकिन एक मोड़ पर उनका सामना हुआ कुछ सिपाहियों से। जख्मी साथी रुकने का फैसला किया क्योंकि वह नहीं भाग सकता। वह चाहता है दूसरा भाग जाए। जब तक दूसरा
दूसरा काफी दूर नहीं भाग गया। पहला सैनिकों को अपनी बातों में उलझाए रखा, दूसरा अंधेरे में चुपचाप निकल जाता है और भागता है अपनी मंजिल विलियम्सबर्ग शहर की ओर। जबकि पहला बंदा सिपाहियों के सामने होने के बाद भी हार मानने वाला नहीं था। उसकी जिस तरह की कंडीशन थी, कहने लगा वह यहीं का रहने वाला है। वास्तव में जितना उसके बारे में समझा गया था वह उससे कहीं ज्यादा चालाक था। पूरी बॉडी इतनी गंदी थी, सोल्जर ने दूर से ही जाने को कह दिया। लगभग सभी लोग शहर के बाहर निकल जाते हैं। उस रात 109 कैदी सुरंग के रास्ते बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो चारों ओर अफरा दफरी मच गई। यह अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े जेल ब्रेक में से एक बन गया। घुड़सवार सैनिकों की टीमें कुत्तों के साथ इलाके की छानबीन करने लगी। हैमिल्टन विलियम्सबर्ग शहर में सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक था। बताया, हमारे साथी पीछे हैं। अपने साथियों को बचाने के लिए घुड़सवार पूरे एरिया में फैल गए। 109 भागने वालों में से 59 सुरक्षित अपने साथियों तक पहुंच जाते हैं, जबकि 48 को फिर से पकड़ लिया गया और 2 नदी पार करते समय डूब जाते हैं। जबकि रोज नाम का कैदी जो अभी भी पीछे थे, उन्होंने तय किया कि वे रात में दौड़ेंगे और दिन में छिपेंगे। इसमें 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा। मंजिल के करीब पहुंचने पर सामने एक खुला मैदान आता है। छिपने के लिए बहुत कम जगह है। वे मैदान के लगभग आधे रास्ते तक पहुंचते हैं, तभी सामने 5 गार्ड खड़े दिखे। उनसे लड़ने लगा। उनमें से एक को गिरा दिया, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया और ले जाया जाता है उसी जेल। भागने की सजा के तौर पर प्रिजन में कड़ी यातनाएं दी गईं। जब मृत्यु के कगार पर थे तो उसके वीरतापूर्ण कारनामों की कहानियों ने उसे बचा लिया। अब तक रोज अपनी बहादुरी के लिए एक तरह से छोटे मोटे सेलिब्रिटी बन चुके थे। युद्ध के अंत में कैदियों की अदला बदली होती है, जिसमें उनकी भी अदला बदली हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, हमेशा पता था उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे कोई भी उससे छीन नहीं सकता।